नमस्कार। ये कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी में मैं हूँ भारती कुमारी। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि आजकल मैं आप सबको सुना रही हूँ डॉक्टर धनवीर भारती का लिखा हुआ उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के अब तक के हिस्से में आपने सुना कि इस उपन्यास का जो कहल है उसमें मानिक मुल्ला नाम का पात्र है जो लेखक और उनके दोस्तों को कहानियां सुनाता है। और इस क्रम में उन्होंने अपनी पहली कहानी सुनाई, जिस कहानी में मानिक मुल्ला खुद भी एक पात्र है, और वो कहानी थी मानिक और जमुना की। आज मानिक मुल्ला दूसरी कहानी सुनाएंगे अपनी, जिस कहानी का शीर्षक उन्होंने दिया है घोड़े की नाल, अर्थात किस प्रकार घोड़े की नाल सौभाग्य का लक्षण सिद्ध हुई। लेखक ने अपने लेखक में शुरू में बताया था कि मानिक मुल्ला के कमरे में कुछ अजीब अजीब सी चीजें हैं और उन चीजों में एक घोड़े की नाल भी है। आज हम सुनेंगे उस घोड़े की नाल की कहानी। दूसरे दिन खा पी कर हम लोग फिर उस बैठक में एकत्र हुए और हम लोगों के साथ श्याम भी आया। और जब हम लोगों ने मानिक मुल्ला को बताया कि श्याम जमुना की कहानी सुनकर रोने लगा था, तो श्याम झेंप कर बोला, मैं गा रो रहा था। मानिक मुल्ला हंसे और बोले कि हमारी जिंदगी में जरा सी परत उखाड़ कर देखो तो हर तरफ इतनी गंदगी और कीचड़ छुपा हुआ है कि सचमुच उस पर रोना आता है। लेकिन प्यारे बंधु, मैं तो इतना रो चुका हूँ कि आंख में आंसू आता ही नहीं, तो सिर्फ लाचार होकर हंसना पड़ता है। हाँ, एक बात और है, जो लोग भावुक होते हैं और सिर्फ रोते हैं वो रो धोकर रह जाते हैं, पर जो लोग हंसना सीख लेते हैं वे कभी कभी हंसते हंसते उस जिंदगी को बदल भी डालते हैं। फिर खरबूजा काटते हुए वे बोले, हटाओ जी इन बातों को, लो आज जौनपुरी खरबूजे हैं, इनकी महक तो देखो, गुलाब मात है इनके सामने। क्या है श्याम, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? अजी मुंह लटकाने से क्या होता है, मैं अभी तुम्हें बताऊंगा कि जमुना का विवाह कैसे हुआ। हम लोग तो यही सुनना चाहते थे। सब एक स्वर में बोल उठे, हाँ हाँ, आज जमुना के विवाह की कहानी रहे। पर मानिक मुल्ला बोले, नहीं, पहले खरबूजे के छिलके बाहर फेंक कर आओ। जब हम लोगों ने कमरा साफ कर दिया तो मानिक मुल्ला ने सबको आराम से बैठ जाने का आदेश दिया। ताक पर से घोड़े की पुरानी नाल उठा लाए और उसे हाथ में लेकर ऊपर उठाकर बोले, ये क्या है? घोड़े की नाल। हम लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, ठीक। मानिक मुल्ला ने जादूगर की तरह नाल को आश्चर्यजनक तेजी से उंगली पर नचाते हुए कहा, ये नाल जमुना के वैवाहिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह है। तुम लोग पूछोगे कैसे? तो मैं अब पूरे विस्तार से बताता हूँ। और मानिक मुल्ला ने जो विस्तार में बताया वो संक्षेप में इस प्रकार है। जब बहुत दिनों तक जमुना की शादी नहीं तय हो पाई तो निराश होकर उसकी माँ पूजा पाठ करने लगी और पिता बैंक में ओवर टाइम करने लगे, तो एक दिन अकस्मात उनके घर दूर की एक रिश्तेदार रामू बीवी आई। उन्होंने बीज छीलते हुए कहा, हरे राम बिटिया की बाढ़ तो देखो, जैसा नाम तैसी करनी, भादों की जमुना फाटी पड़त है। और फिर झुककर माँ के कान में धीमे से बोली, एकर ब्याह हुआ कहूँ तय किए कि नहीं। जब माँ ने बताया कि बिरादरी वाले दहेज बहुत मांग रहे हैं, कहीं जात पर जात में देने से तो अच्छा है कि माँ बेटी गले में रस्सी बांधकर कुएं में गिर पड़े, तो रामू बीबी फौरन तमक कर बोली, हैं कैसी कुभाख्या जिभ्या से निकालत हो जमुना की अम्मा, कहत कुछ नहीं लागत। और कुएं में गिरे तुम्हारे दुश्मन, कुएं में गिरे तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले, कुएं में गिरे तन्ना और महेश्वर दलाल, दूसरे का सुख देख के जिनके हिया फाटत है। बहरहाल हुआ ये कि रामू बीबी ने फौरन अपनी कुर्ती में से अपने भतीजे की कुंडली निकाल कर दी और कहा, बखत पड़े पर आदमी के काम आवत है, जो हारे गाढ़े कबो काम न आवे वो आदमी के रूप में जनावर है। अब ये हमार भतीजा है, घर का अकेला, न सास न ससुर न ननद न जिठानी, कोनो की चाइन नहीं है घर में। नानाओं के नाम जागीर लिख गए हैं, घर में घोड़ा है, तांगा है, पुराना नामी खानदान है, लड़की रानी महारानी बलबिल सही है। जब शाम को जमुना की माँ ने ये खबर बाप को दी तो उसने सामने से थाली खिसका दी और कहा, उसकी 2 बीवियां मर चुकी हैं, तिहाजू है लड़का, मुझसे बस 4-5 बरस का छोटा होगा। तो थाली काहे खिसका दी, ना खाओ मेरी वला से, काहे नहीं ढूंढ के लाते।
जब लड़की की उम्र मेरे बराबर की हो रही है तो लड़का कहाँ से 11 साल का मिलेगा। इस बात को लेकर पति और पत्नी में बहुत कहासुनी हो गई। अंत में जब पत्नी पान बनाकर ले गई तो पति को समझा कर कहा, लड़का तिहाजू है तो क्या हुआ, मर्द और दीवार जितना पानी खाते हैं उतना ही पुख्ता होते हैं। जब जमुना के द्वारे बारात चढ़ी तो मानिक मुल्ला ने देखा और उन्होंने उस पुख्ता दीवार का जो वर्णन किया उससे हम लोग लोट पोट हो गए। जमुना ने उसे देखा तो बहुत रोई, जेवर चढ़ा तो बहुत खुश हुई। चलने लगी तो ये आलम था कि आंखों से आंसू नहीं थमते थे और हृदय में उमंगें नहीं थमती थी। जब जमुना लौट कर मैके आई तो सभी सखियों के यहाँ गई। अंग अंग पर जेवर लदा था, रोम रोम पुलकित था और पति की तारीफ करते तो जवान नहीं थकती थी। अरे कम्मो, वो तो इतने सीधे हैं कि जरा सी 3-5 नहीं जानते, ये जैसे छोटे से बच्चे हों। पहले दोनों के मैके वाले सारे जायदाद लूट ले गए, नहीं तो धन तो फटा पड़ता था। मैंने कहा अब तुम्हारे साले साली आवेंगे तो बाहर से ही विदा करूंगी, तुम देखते रहना। तो पता है क्या बोले, अब तुम घर की मालकिन हो, सुबह शाम दाल रोटी दे दो बस, मुझे क्या करना है। 24 घंटा मुंह देखते रहते हैं। जरा सी कहीं गई कि बस सुनती हो ओ जी, सुनती हो ओ जी, कहाँ गई। मेरी तो नाक में दम है कम्मो। मोहल्ला पड़ोस वाले देख देख कर जलते हैं। मैंने कहा जितना जलोगे उतना जलाऊंगी। मैं भी तब दरवाजा खोलती हूँ जब धूप सर पर चढ़ाती है, और ख्याल इतना रखते हैं कि मैं आई तो 250 रुपए जबरदस्ती ट्रंक में रख दिए, कहा हमारी कसम है जो इसे ना ले जाओ। लेकिन जमुना को जल्दी ही ससुराल लौट जाना पड़ा, क्योंकि एक दिन उसके बाप बहुत परेशान हालत में रात को 8 बजे बैंक से लौटे और बताया कि हिसाब में 127 रुपया 13 आने की कमी पड़ गई है। अगर कल सुबह जाते ही उन्होंने जमा न कर दिया तो हिरासत में ले लिए जाएंगे। ये सुनते ही घर में सियापा छा गया और जमुना ने झट ट्रंक से नोट की गड्डी निकाल कर छप्पर में खोस दी। जब माँ ने कहा बेटी उधार दे दो तो ताली माँ के हाथ में देकर बोली, देख लो ना, संदूक में बस 2-4 दुआनियां पड़ी होंगी। लेकिन जमुना ने सोचा आज तो बला टल गई, आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। इतना तो पहले ही लुट गया है, अब अगर जमुना भी माँ बाप पर लुटा दे तो अपने बाल बच्चों के लिए क्या बचाएगी। अरे माँ बाप कई दिन के हैं, उसे सहारा तो उसके बच्चे ही देंगे ना। यहाँ पर मानिक मुल्ला कहानी कहते कहते रुक गए और हम लोगों की ओर देख कर बोले, प्यारे मित्रों, हमेशा याद रखो कि नारी पहले माँ होती है तब और कुछ। इसका जन्म ही इसलिए होता है कि वो माँ बने, सृष्टि का क्रम आगे बढ़ावे, यही उसकी महानता है। तुमने देखा ना कि जमुना के मन में पहले अपने बच्चों का ख्याल आया। अस्तु, जमुना अपने भावी बाल बच्चों का ख्याल करके अपनी ससुराल चली गई और सुख से रहने लगी। सच पूछो तो यही जमुना की कहानी का खात्मा होता है। लेकिन आपने तो घोड़े की नाल दिखाई थी, इसका तो जिगराया ही नहीं। ओह, मैंने सोचा देखूं तुम लोग कितने ध्यान से सुन रहे हो कहानी को। और तब उन्होंने इस नाल की घटना भी बताई। असल में जमुना के पति तिहाजू यानी पुख्ता दीवार पर उनमें और जमुना में उतना ही अंतर था जितना पलस्तर उखड़ी हुई पुरानी दीवार और लिपे पुते तुलसी के चौतरे में। इधर उधर के लोग इधर उधर की बातें करते थे, पर जमुना तन मन से पति पर आईना थी। पति भी जहाँ उसके गहने कपड़े का ध्यान रखते थे, वहीं उसे भजनामृत, गंगा महात्म्य, गुटका, रामायण आदि ग्रत्न रत्न लाकर दिया करते थे, और वो भी उसमें उत्तम के असबस मनमाही पढ़कर लाभान्वित हुआ करती थी। होते होते ये हुआ कि धर्म का बीज उसके मन में जड़ पकड़ गया और भजन कीर्तन कथा सत्संग में उसका चित्त रम गया, और ऐसा रमा कि सुबह शाम दोपहर रात वो दीवानी घूमती रहे। रोज उसके घर साधु संतों का भोजन होता रहे और साधु संत भी ऐसे तपस्वी और रूपवान कि मस्तक से प्रकाश फूटता था। वैसे उसकी भक्ति बहुत निष्काम थी, किंतु जब साधु संत उसे आशीर्वाद दें कि संतानवती भव, तो वो उदास हो जाया करे। उसके पति उसे बहुत समझाया करते, अजी ये तो भगवान की माया है, इसमें उदास क्यों होती हो।
लेकिन संतान की चिंता उन्हें भी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जागीर के जमींदार का कोई वारिस नहीं था। अंत में एक दिन वे और जमुना दोनों एक ज्योतिषी के यहाँ गए, जिसने जमुना को बताया कि उसे कार्तिक भर सुबह गंगा नहाकर चंडी देवी को पीले फूल और ब्राह्मणों को चना जौ और सोने का दान करना चाहिए। जमुना इस अनुष्ठान के लिए तत्काल राजी हो गई, लेकिन इतनी सुबह किसके साथ जाए? जमुना ने अपने पति जमींदार साहब से कहा कि वे साथ चला करें, पर वे ठहरे बूढ़े आदमी। सुबह जरा सी ठंडी हवा लगते ही उन्हें खांसी का दौरा आ जाता था। अंत में ये तय हुआ कि रामधन तांगे वाला शाम को जल्दी छुट्टी ले लिया करेगा और सुबह 4 बजे आकर तांगा जोत दिया करेगा। जमुना नियम से नहाने जाने लगी। कार्तिक में काफी सर्दी पड़ने लगती है और घाट से मंदिर तक उसे केवल एक पतली रेशमी धोती पहनकर फूल चढ़ाने जाना पड़ता था। वो थर थर कांपती थी। एक दिन मारे सर्दी के उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए और वो वहीं ठंडी बालू पर बैठ गई। और यह कहो कि रामधन अगर उसे समूची उठाकर तांगे पर ना बैठा देता तो वो वहीं बैठी बैठी ठंड से गल जाती। अंत में रामधन से ना देखा गया। उसने एक दिन कहा, बहू जी, आप काहे जान दय पर उतारू हो? ऐसन तपस्या तो गौरा माइयों ने करे नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषी का कहा कर लियो, अब एक गरीब मनई का भी कहा कर लो। जमुना के पूछने पर उसने बताया, जिस घोड़े के माथे पर सफेद तिलक हो और उसके अगले बाएं पैर की घिसी हुई नाल चंद्र ग्रहण के समय अपने हाथ से निकालकर उसकी अंगूठी बनवाकर पहन लें तो सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन जमुना को यह स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि पता नहीं चंद्र ग्रहण कब पड़े। रामधन ने बताया कि चंद्र ग्रहण 2-3 दिन बाद ही है, लेकिन कठिनाई ये है कि नाल अभी नया लगवाया है, वो 3 दिन के अंदर कैसे घिसेगा, और नया कुछ प्रभाव नहीं रखता। तो फिर क्या हो? रामधन, तुम ही कोई जुगत बताओ। मालकिन, एक ही जुगत है। क्या? तांगा रोज कम से कम 12 मील चले। लेकिन मालिक कहीं आते जाते नहीं, अकेले मुझे तांगा ले नहीं जाने देंगे। आप चलें तो ठीक रहे। लेकिन हम 12 मील कहाँ जाएंगे? जमुना ने पूछा। क्यों नहीं सरकार, आप सुबह जरा और जल्दी 2-2:30 बजे निकल चले। गंगा पार पक्की सड़क है। 12 मील घुमाकर ठीक टाइम पर हाजिर कर दिया करूंगा। 3 दिन की ही तो बात है। जमुना राजी हो गई और 3 दिन तक रोज तांगा गंगा पार चला जाया करता था। रामधन का अंदाजा ठीक निकला और तीसरे दिन चंद्र ग्रहण के समय नाल उतरवाकर अंगूठी बनवाई गई। और अंगूठी का प्रताप देखिए कि जमींदार साहब के यहाँ नौबत बजने लगी और नर्स ने पूरे 101 रुपए की बख्शीश ली। जमींदार बेचारे वृद्ध हो चुके थे और उन्हें बहुत कष्ट था। वारिस भी हो चुका था, तो भगवान ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। जमुना पति के बिछोह में धाड़े मार मार कर रोई, चूड़ी कंगन फोड़ डाले, खाना पीना छोड़ दिया। अंत में पड़ोसियों ने समझाया कि छोटा बच्चा है, उसका मुंह देखना चाहिए। जो होना था सो हो गया। काल बली है, उस पर किसका बस चलता है। पड़ोसियों के बहुत समझाने पर जमुना ने आंसू पोंछे, घर बार संभाला। इतनी बड़ी कोठी थी, अकेले रहना एक विधवा के लिए अनुचित था, तो उसने रामधन को एक कोठरी दी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। जमुना की कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन हम लोगों की शंका थी कि मानिक मुल्ला को यहाँ कोई एक घिसी नाल कहाँ से मिली। उसकी तो अंगूठी बन चुकी थी। पूछने पर मालूम हुआ कि एक दिन कहीं रेल सफर में मानिक मुल्ला को रामधन मिला। सिल्क का कुर्ता, पान का डब्बा, बड़े ठाठ थे उसके। मानिक मुल्ला को देखते ही उसने अपने भाग्योदय की सारी कथा सुनाई और कहा कि सचमुच घोड़े की नाल में बड़ी तासीर होती है। और फिर उसने एक नाल मानिक मुल्ला के पास भेज दी थी, यद्यपि उन्होंने उसकी अंगूठी न बनवाकर उसे हिफाजत से रख लिया। कहानी सुनाकर मानिक मुल्ला श्याम की ओर देख कर बोले, देखा श्याम, भगवान जो कुछ करता है भले के लिए करता है। आखिर जमुना को कितना सुख मिला, तुम व्यर्थ ही दुखी हो रहे थे, क्यों? श्याम ने प्रसन्न होकर स्वीकार किया कि वो व्यर्थ में दुखी हो गया था। अंत में मानिक मुल्ला बोले, लेकिन अब बताओ, इससे निष्कर्ष क्या निकला?
हम लोगों में से जब कोई नहीं बता सका तो उन्होंने बताया कि इससे ये निष्कर्ष निकला कि दुनिया का कोई भी श्रम बुरा नहीं। किसी भी काम को नीची निगाह से नहीं देखना चाहिए, चाहे वो तांगा हाँकना ही क्यों ना हो। हम सबों को इस कहानी का ये निष्कर्ष बहुत अच्छा लगा और हम सभी ने शपथ ली कि कभी किसी प्रकार के ईमानदारी के श्रम को नीची निगाह से नहीं देखेंगे, चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। इस तरह से माणिक मुल्ला की दूसरी निष्कर्षवादी कहानी समाप्त हुई। ये दूसरी कहानी समाप्त हुई। अब चूंकि लेखक हर कहानी की समाप्ति के बाद एक अध्याय लिखते हैं, तो यह अध्याय में क्या लिखा उन्होंने। जमुना की जीवन गाथा समाप्त हो चुकी थी और हम लोगों को उसके जीवन का ऐसा सुखद समाधान देखकर बहुत संतोष हुआ। ऐसा लगा कि जैसे जैसे सभी रसों की परिणति शांत या निर्वेद में होती है, वैसे ही उस अभागिन के जीवन के सारे संघर्ष और पीड़ा की परिणति मातृत्व से प्लावित शांत निष्कंप दीप शिखा के समान प्रकाशमान पवित्र निष्कलंक वैधव्य में हुई। रात को जब हम लोग हकीम जी के चबूतरे पर अपनी अपनी खाट और बिस्तरा लेकर एकत्र हुए, तो जमुना की जीवन गाथा हम सबों के मस्तिष्क पर छाई हुई थी और उसको लेकर जो बातचीत तथा वाद विवाद हुआ, उसका नाटकीय विवरण इस प्रकार है। मैं खाट पर बैठकर तकियों को उठाकर गोद में रखते हुए, भाई कहानी बहुत अच्छी रही। ओंकार जमाई लेते हुए, रही होगी। प्रकाश करवट बदलकर, लेकिन तुम लोगों ने उसका अर्थ नहीं समझा। श्याम बहुत उत्साह से, क्यों, उसमें क्या कठिन भाषा थी। प्रकाश यही तो माणिक मुल्ला की खूबी है। अगर जरा सा सचेत होकर उनकी बात तुम समझते नहीं गए तो फौरन तुम्हारे हाथ से तत्व निकल जाएगा और हल्का फुल्का भूसा हाथ आएगा। अब ये बताओ कि कहानी सुनकर क्या भावना उठी तुम्हारे मन में, तुम बताओ। मैं ये समझकर कि ऐसे अवसर पर थोड़ी आलोचना करना विद्वता का परिचायक है, मैं बोला, भाई मेरे समझ में तो ये नहीं आया कि माणिक मुल्ला ने जमुना ऐसी नायिका की कहानी क्यों कही। शकुंतला जैसी भोली भाली या राधा जैसी पवित्र नायिका उठाते, या बड़े आधुनिक बनते हैं तो सुनीता जैसी साहसी नायिका उठाते, या देवसेना शेखर की शशि वशी टाइप भी मिल सकते थे। प्रकाश सुकरात किसी दार्शनिक टोन में बोला, लेकिन ये बताओ, जिंदगी की अधिकांश नायिकाएं जमुना ऐसी मिलती हैं या राधा और सुधा और गेसु और सुनीता और देवसेना जैसी। मैं चालाकी से अपने आप को बचाते हुए बोला, वो पता नहीं, मेरा नायिकाओं के बारे में कोई अनुभव नहीं, या तो आप ही बता सकते हैं। श्याम भाई हमारे चारों ओर दुर्भाग्य से 90% लोग तो जमुना और रामधन की तरह के होते हैं, पर इससे क्या, कहानीकार को शिवम का चित्रण करना चाहिए। प्रकाश बोला, ये तो ठीक है, पर अगर किसी जमी हुई झील पर आधा इंच बर्फ और नीचे अथाह पानी और वहीं एक गाइड खड़ा है जो उस पर से आने वालों को आधा इंच बर्फ की तो सूचना देता है पर नीचे के अथाह पानी की खबर नहीं देता, तो वो राहगीरों को धोखा दे रहा है या नहीं। मैं बोला, क्यों नहीं। प्रकाश, और अगर वे राहगीर बर्फ टूटने पर पानी में डूब जाएं, तो इसका पाप गाइड पर पड़ेगा ना। श्याम बोला, हाँ तो और क्या। प्रकाश, बस माणिक मुल्ला भी तुम्हारा ध्यान उस अथाह पानी की ओर दिला रहे हैं जहाँ मौत है, अंधेरा है, कीचड़ है, गंदगी है। या तो दूसरा रास्ता बनाओ, नहीं तो डूब जाओ। लेकिन आधी इंच ऊपर जमी बर्फ कुछ काम न देगी। एक ओर नए लोगों का यह रोमानी दृष्टिकोण व भावुकता, दूसरी ओर बूढ़ों का ये थोथा आदर्श और झूठी अवैज्ञानिक मर्यादा सिर्फ आधी इंच बर्फ है जिसने पानी की खूंखार गहराई को छिपा रखा है। मैं चुप रहा। ओंकार के चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं कि जैसे पता नहीं ये लेक्चर कब बंद होगा। फिर प्रकाश उत्साह से कहता है, जमुना निम्न मध्य वर्ग की भयानक समस्या है। आर्थिक नींव खोखली है, उसकी वजह से परिवार, विवाह, प्रेम सभी नींवें हिल गई हैं। अनैतिकता छाई हुई है, पर सब उस ओर से आंखें मूंदे हैं। असल में पूरी जिंदगी की व्यवस्था बदलनी होगी। मैं भी ऊब कर जम्हाई लेने लगता हूँ। फिर प्रकाश बोला, क्यों, नींद आ रही है तुम्हें? मैंने कई बार तुमसे कहा कि कुछ पढ़ो लिखो, सिर्फ उपन्यास पढ़ते रहते हो।
गंभीर चीजें पढ़ो। समाज का ढांचा, उसकी प्रगति, उसके अर्थ, नैतिकता, साहित्य का स्थान। हाँ, तो क्या नहीं पढ़ा मैंने? तुम्ही ने पढ़ा है सब। ये देखकर कि प्रकाश की विद्वता का रोग लोगों पर जम रहा है तो मैं भी क्यों पीछे रहता। मैं भी बोला, मैं भी इसकी मार्क्सवादी व्याख्या दे सकता हूँ। प्रकाश, क्या क्या व्याख्या दे सकते हो? मैंने अकड़ कर कहा, मार्क्सवादी, और क्या? फिर ओंकार ने झल्लाते हुए कहा, अरे यार रहने भी दो। श्याम, मुझे नींद आ रही है, बस करो। लेकिन मैं कहाँ रुकने वाला था। मैंने बोलना शुरू किया, देखिए, असल में इसकी मार्क्सवादी व्याख्या इस तरह हो सकती है। जमुना मानवता का प्रतीक है। मध्य वर्ग यानी मानिक मुल्ला तथा सामंत वर्ग यानी जमींदार उसका उद्धार करने में असफल रहे, तो अंत में श्रमिक वर्ग यानी रामधन ने उसको नई दिशा सुझाई। प्रकाश, क्या? फिर थोड़ी देर वो चुप रहा। बेचारा मार्क्सवाद भी ऐसा अभागा निकला कि तमाम दुनिया में जीत के झंडे गाड़ आया और हिंदुस्तान में आकर उसे बड़े बड़े राहु ग्रस गए। तुम ही क्या, उसे ऐसे ऐसे व्याख्याकार यहाँ मिले हैं कि वो भी अपनी किस्मत को रोता होगा। जोरों से हंसता है, हंसने लगता है और मैं उसे अपनी हंसी उड़ाते देखकर उदास हो जाता हूँ। हकीम जी की पत्नी की आवाज आती है पीछे से। मैं कहती हूँ, ये जब उतरा है ये सब्जी मंडी, जिसे देखो खाट उठाए चला आ रहा है आधी रात तक, चक 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 चक। निकालो सबको कल से यहाँ से। फिर हकीम जी की आवाज आती है, शांत बूढ़ी सी आवाज, अरे बच्चे हैं, हंस बोल लेने दो। तेरे अपने बच्चे नहीं है, फिर दूसरों को क्यों खाने को दौड़ती है। हम सब एकदम से शांत हो जाते हैं। मैं बहुत उदास होकर लेट जाता हूँ। नीम पर से नींद की परियां उतरती हैं, पलकों पर छम 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 नृत्य करती हुई। आज की ये कहानी यही समाप्त होती है और आज का यह एपिसोड भी। मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।